नमस्कार। रात के 10 बजे हैं और ये समय है आई विटनेस न्यूज पर बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज के इस बिग बुलेटिन की चर्चा में शरीक हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह जी, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मृत्युंजय शर्मा जी, युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शुभम तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के जिला महामंत्री मनदीप यादव जी और पार्टी के नेता नागेंद्र साकी जी, विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिषेक बाथम। ये एक अच्छा पैनल आज की चर्चा में जुड़ा है। हम लोग चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। आज जो बिकरू कांड चल रहा है, उसकी जो जांच चल रही है, उसमें नई नई चीजें सामने आ रही हैं। कल जो फतेहगढ़ पुलिस का मीडिया ग्रुप है, अधिकृत मीडिया ग्रुप है, उसमें पूर्व डीजीपी एके जैन साहब का एक वीडियो पोस्ट किया गया। वो जो ग्रुप है वो फतेहगढ़ पुलिस की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए है, लेकिन पिछले 2 दिन से कुछ अलग अलग से वीडियो उस ग्रुप में पोस्ट किए जा रहे हैं। एक और वीडियो हमें मिला है जो वहाँ के दिवंगत सीओ साहब हैं, उनकी बेटी का है। अब उस पर भी अध्ययन कर रहे हैं, अगले दिन उस पर भी चर्चा करेंगे कि उस वीडियो को पोस्ट करने के पीछे मंशा क्या नहीं। क्योंकि जो अधिकृत ग्रुप है पुलिस का, जिसमें पुलिस की गतिविधियों की जानकारी दी जाती है, उसमें रिटायर्ड डीजीपी साहब का बयान देने के पीछे क्या मकसद हो सकता है। मुख्य रूप से हमने जब उनका बयान सुना तो जो चीजें रेखांकित करने के लायक हैं, उनके बयान से ये बात स्पष्ट हो रही है कि बिकरू कांड के बाद यूपी पुलिस में हताशा है। हताश हैं पुलिस के लोग, मनोबल टूटा हुआ है और इसीलिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अपील की है, प्रार्थना की है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश जी इस मामले में कोई ऐसा निर्णय पारित ना कर दें जिससे पुलिस का मनोबल टूट जाए। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इस घटना से पुलिस को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि 36 साल मैंने यूपी पुलिस में सेवा की है और डीजीपी के पद से रिटायर हुआ हूं, लेकिन ऐसा जघन्य कांड मैंने पहली बार देखा है। जो विकास दुबे है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये प्रयास था विकास का कि जंगल राज स्थापित हो, एक पैरेलल सरकार की स्थापना हो। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, एक पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना वो करने का प्रयास कर रहा था। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश व अन्य से ये करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि कृपया करके ऐसा कोई निर्णय ना पारित करें जिससे कि पूरे पुलिस बल का मनोबल टूट जाए। पुलिस बल को बहुत बड़ा आघात उत्तर प्रदेश में पहुंचा है। मैं भी 36 साल यूपी पुलिस में सर्व किया है और पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं उत्तर प्रदेश पुलिस के। मैंने इस प्रकार का जघन्य और विभत्स हत्याकांड नहीं देखा। ये एक प्रयास था एक जंगल राज पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना करने का। पुलिस कर्मियों को इंगित करके, शिनाख्त करके, चिन्हित करके एक एक करके मारा गया। उतरकर उनके सिरों में गोलियां मारी गई, उनके पैर काटे गए और उनके वेपन्स भी लूट लिए गए। इस प्रकार का तो जघन्य कांड नक्सलवादी भी नहीं करते हैं। उनकी डेड बॉडीज को एक जगह इकट्ठा कर लिया गया था और उसमें गांव के कई घरों के लोग उनको सहयोग कर रहे थे। यदि इसमें भी हम कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल से पुलिस बल कहीं पर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। जहां जाएंगे वहीं पर लोग बाग इसकी पुनरावृत्ति करने का प्रयास करेंगे। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया करके इसमें बहुत सोच समझ के कृपया इसमें निर्णय पारित करने की कृपा करें
जिससे कि पुलिस बल का मनोबल भी ऊंचा रहे। ये इसके बाद, इस घटना के बाद पूरी हताशा हो गई थी, पब्लिक में इतना डर बैठ गया था। पब्लिक को ये लगने लगा कि जब पुलिस पे डिप्टी एसपी 50 लोग गए दबिश में, जब वो सुरक्षित नहीं है तो हमारा क्या होगा। ये तो एक बिल्कुल जंगल राज की स्थापना कर देता कानपुर में और आसपास के क्षेत्रों में। उगाई, फिरौतियां, किडनैपिंग्स, ये सब प्रारंभ और बड़े पैमाने पर प्रारंभ हो जाती। इस दमन चक्र का अंत किया जाना नितांत आवश्यक था। इसके गैंग के खिलाफ निरंतर कार्रवाई चल रही है। अभी इसके बहुत से गुर्गे बचे हुए हैं। मेरी अपील है कि कृपया करके ये जो कार्रवाइयां चल रही हैं, इसमें निरंतरता बनी रहे और इसमें कहीं बीच में रोक ना लग जाए। इसमें कोई ऐसा निर्णय ना हो जाए जिससे कि पुलिसकर्मी ये समझने लगें कि अब जो है हम ही जांच के घेरे में आ गए हैं, अब हमें जवाब देना पड़ेगा। तो एक डिफेंसिव पुलिसिंग फिर प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि पुलिसकर्मियों के भी ह्यूमन राइट्स हैं, उनके भी ह्यूमन राइट्स की रक्षा किया जाना माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ही मैं दायित्व तो समझता हूं। ये उन्हीं के ऊपर है, हमारा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस है इंडिया का। और उनसे कृपया करके मेरे अनुरोध है कि पुलिसकर्मियों को भी न्याय मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले में उन्होंने अपील की है सुप्रीम कोर्ट से कि कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि पुलिस अपने को सुरक्षित महसूस कर सके और दूसरे लोग इस घटना की पुनरावृत्ति करने का प्रयास न कर सकें। उन्होंने आगे कहा है कि पुलिस बल में हताशा है इस घटना के बाद से और पुलिस अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। जंगल जो विकास हुए है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि विकास जंगल राज की स्थापना करना चाहता था। कानपुर और कानपुर के आसपास के जिलों में उगाई, फिरौती और किडनैपिंग की घटना करके एक जंगल राज स्थापित कर रहा था और अपनी जड़ें मजबूत करना चाहता था। ये दमन चक्र का अंत करना पूरी तरह से करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उसके गुर्गे अभी भी जिंदा हैं, अभी भी हैं और वो अपनी गतिविधियों में लगे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मांग की है कि जो कार्रवाई शुरू हुई है उसमें निरंतरता बनी रहे। पुलिसकर्मी ये समझने लगे, ये ना समझे कि हम भी जांच के घेरे में आ सकते हैं, हमें भी जवाब देना पड़ेगा। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है मुख्य न्यायाधीश जी से कि पुलिसकर्मी ये न समझने लगे कि हम भी जांच के घेरे में आ सकते हैं, हमें भी जवाब देना पड़ेगा। पुलिस यानी डिफेंसिव पुलिस ना शुरू हो जाए। पुलिस कर्मियों के भी ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व है। पुलिस कर्मियों को भी न्याय मिलना चाहिए। ये एक बड़ा वीडियो उन्होंने जारी किया है और वायरल वाला वीडियो नहीं, एक केवल एक तरीके से जैसे बयान जारी किया जाता है। उन्होंने बाकायदा प्रचार के लिए या अपनी बात रखने के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। और जिस तरह से हमने बताया कि फतेहगढ़ पुलिस का जो अधिकृत ग्रुप है, सूचना ग्रुप, मीडिया ग्रुप, उसमें इस बयान को पोस्ट किया गया। अब हमने इस पूरे बयान को सुना, देखा, आपको भी सुनाया, अपने दर्शकों तक इस चीज को पहुंचाया। हमने सुबह खबर भी इस पर चलाई है। तो जो स्थिति है, अगर घटना के बाद से पुलिस हताश है, पुलिस का मनोबल टूटा हुआ है, तो भी बहुत चिंता की बात है। और ये भी स्थिति लग रही है कि कहीं ना कहीं जो जिस तरह से बयान आया, बयान को पोस्ट किया गया, रिटायर्ड डीजीपी साहब हैं उनका बयान, और ये संभव है कि केवल फर्रुखाबाद ही नहीं आया होगा, सारे जिलों में भेजा गया होगा। तो ये स्थिति है कि ये भी संभव है कि कहीं ना कहीं कुछ विद्रोह की चिंगारी भी कह सकते हैं आप, ये भी स्थिति हो सकती है और ये बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मानवाधिकार हैं पुलिस कर्मियों के, उन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी है और उन्हें सुरक्षित रखा जाना चाहिए। पुलिसकर्मी ये ना समझें कि वो भी जांच के घेरे में आ सकते हैं, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। ये बात उन्होंने अपने बयान में कही है। तो क्या इस सब के पीछे मंशा हो सकती है? मनदीप, शुरू करिए आप कि क्या इस सब के पीछे और जो चीजें वर्णित की हैं उन्होंने अपने बयान में,
वो निश्चित रूप से पुलिस के लिए चिंताजनक है। अगर पुलिस हताश हो गई, पुलिस का मनोबल टूट गया, तो निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत विषम स्थिति पैदा होने वाली है। हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं और पूर्व डीजीपी को वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, जो घटनाक्रम हुए हैं उसको देखते हुए जो ये वीडियो जारी करना पड़ा, ये बहुत ही चिंतनीय और प्रश्न चिन्ह लगने वाली बात है हमारे सिस्टम पर। एक्चुअली जैन साहब का जो वीडियो हमने भी देखा है, इससे अगर हम पूरी पावर पुलिस को देंगे तो इसका मतलब है कि हमें न्यायालय पे भरोसा नहीं। असलियत तो ये है, न्यायालय, हम ये चाहते हैं कि सबको समान दिया जाए। अपराधी है जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि उसने इतना जघन्य अपराध किया है विकास दुबे बिकरू कांड में। ये जघन्य अपराध, वास्तविकता तो यही है कि नक्सली भी नहीं करते। विकास दुबे का आज हमने एक वीडियो भी देखा जिसमें उसने ये भी कहा है कि हमने पुलिस वालों की डेड बॉडियों को इकट्ठा किया, डीजल ला के उन्हें जलाने का भी प्रयास किया। क्योंकि ये स्थितियां ऐसे दुर्दांत अपराधी के लिए, अगर उसका इनकाउंटर हुआ और ऐसे में अगर पुलिस पे सवालिया निशान खड़ा हो, तो ये बहुत ही गलत होगा। हम डीजीपी के साथ, डीजीपी की बात के साथ। जी मृत्युंजय शर्मा जी, बोलिए। हाँ जी जी, बोलिए। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि शेखर भाई आप बता रहे हैं कि डीजीपी साहब का हमने भी सुना है, उनकी एक बड़ी चिंता कि वो उनके ऊपर कहीं जांच ना हो। अरे जांच से तो नहीं भागना चाहिए, सच्चाई पे अगर चलेंगे तो जांच होने दो, जांच से क्या होता है, सच्चाई पे रहना चाहिए। और दो बातें उन्होंने की हैं कि एक तो पुलिस का मनोबल ना टूटे। पुलिस का मनोबल वास्तव में नहीं टूटना चाहिए, ये सही बात है। पुलिस का मनोबल टूटेगा तो उससे नुकसान होगा और कंट्रोल करने में काफी दिक्कत आएगी। और जांच की बात वो कह रहे हैं कि जांच नहीं होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जब सच्चाई भी चलिए, जांच क्या करेगी जांच। और रही बात ये, पुलिस का मनोबल टूटने का कारण, सेना का मनोबल क्यों नहीं टूटता है? पुलिस का मनोबल हमेशा जब भी टूटता है जब वो सरकार के इशारों पर काम करती है और सरकार के माध्यम से जैसा भी चाहते हैं वैसे रास्ते हैं, तो फिर कहीं न कहीं उनसे चूक भूल भी होती है और ना चाहते हुए कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं और नहीं चाहते हैं। तो इसमें कहीं न कहीं उन्हें जो चिंता सता रही है वो सही है और सरकार उसको सही रूप से निर्णय ले, सही रूप से जांच करवाए, तो ऐसा नहीं हमारे पुलिस का मनोबल टूटेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और सही तरीके से काम होगा। मुझे विश्वास है, उन्हें घबराना नहीं चाहिए। मनदीप जी बोलिए। जी, जिस तरह से ये आशंका जाहिर की गई है कि पुलिस का मनोबल ना टूटे, तो हमारा तो कहना ये है कि ये बहुत सही ये बात रखी गई है कि उन पुलिस कर्मियों का मनोबल ना टूटे जो शहीद हुए या उनके जैसे बहादुर पुलिसकर्मी हमारे पुलिस फोर्स में हैं, लेकिन उनका मनोबल ना बढ़े जो लोग इस घटना में संलिप्त रहे कहीं न कहीं। तो हमारी माननीय अदालत को, हमारे सिस्टम को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे बहादुर सिपाही जो पुलिस में है उनका मनोबल भी ना टूटे, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। साथ साथ जो इस घटना में संलिप्त रहे उनका मनोबल बढ़े ना, वो भी हमको कदम, हमारे सिस्टम को, माननीय न्यायालय को और हमारे जो सिस्टम है उसको उठाने पड़ेंगे। रही बात जिस तरह से ये घटना घटित हुई है, इसका तो जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। डीजीपी महोदय ने जो बयान जारी किया है, उनकी आशंका है और हमें सिस्टम पे बस, तो हमें अपनी माननीय अदालत पे पूरा भरोसा है कि जितना ऐसे आरोपियों को जो अभी भी उनके गुर्गे घूम रहे हैं, जैसी कि आशंका जताई गई है, गुर्गे बाहर घूम रहे हैं या कहीं न कहीं अभी भी ये जांच का विषय है, पुलिस लगी हुई है जांच का विषय। कहीं न कहीं पुलिस यूनिफॉर्म में भी तो कुछ ऐसे लोग नहीं भी छुपे हुए हैं, उनको भी ढूंढ के निकालने की जरूरत पड़ेगी। जी सुमन तिवारी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि विकास दुबे दुर्दांत अपराधी था और उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, लेकिन उसके बाद आज जो डीजीपी साहब का बयान आया है,
प्रश्न खड़े कर रहा है, वो आज उस मानवाधिकार की दुहाई दे रहे हैं। उस मानवा जैसा कि AK जैन साहब ने जो एक वीडियो वायरल किया है, उनको विश्वास रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार निष्पक्ष जांच कर रही है और कहीं भी पुलिस का मनोबल तोड़ने का कोई काम नहीं किया जा रहा है। विकास दुबे जैसे जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे हैं, उनको उत्तर प्रदेश से बाहर करने के लिए पहले ही माननीय योगी जी कह चुके हैं और अपने आप ही ये लोग प्रदेश छोड़ दें, अन्यथा जंगल राज की स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं बना पाएंगे जब तक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शुभम बताइए, सही हुई नेटवर्क? शुभम तिवारी नेटवर्क सही हुआ? जी हाँ, आप मेरी आवाज आ रही है? हाँ, देखिए, जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि इस सरकार में जो है डीजीपी साहब को जो है विचलित नहीं होना चाहिए। ये ठीक बात भी है कि डीजीपी सरकार साहब आज विचलित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि या तो सरकार ने पीछे हाथ घसीट लिया है, अन्यथा जिस तरीके से उन्होंने बोला है, वो बात यहाँ सिर्फ विकास की नहीं है। डीजीपी साहब की चिंता कहीं ना कहीं ये है कि विकास के साथ जो 3 दिन पहले शादी हुई बहू है, वो भी आज लॉकअप में है। उसके बाद जो 12वीं का छात्र है, वो भी एनकाउंटर में मार दिया गया है। ये चिंता है डीजीपी साहब की, इस वजह से उन्हें आज ये बयान देना पड़ा। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अभी साथी कह रहे हैं, उनकी बात में बहुत दम है कि डीजीपी साहब को और पुलिस का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। अब हम भी यही चाहते हैं उनका मनोबल ना टूटे, लेकिन मैं फिर कहूंगा डीजीपी साहब आज उसी न्यायालय को कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं जिस न्यायालय में पुलिस ने अपराधियों को पेश करना ठीक नहीं समझा। विकास अगर अपराधी बना तो संतोष शुक्ला वाले हत्याकांड के दौरान यही 25 पुलिस वाले अगर ना मुकरे होते तो विकास को शायद उसी समय मृत्यु दंड न्यायालय द्वारा मिल चुका होता। ये बड़ा बनाने वाला पुलिस है। उसके बाद आज की तारीख में जो सीडी वाला मैटर खुल के आ रहा है, अगर ये न्यायालय में बात नहीं आती है तो उन सफेद नाम कैसे सामने आएंगे जिन्होंने जो है सहयोग किया है। तो कहीं ना कहीं डीजीपी साहब की चिंता अपनी जगह वाजिब है। वो जानते हैं कि जब इन सब बातों का खुलासा होगा तो उन सफेद पोस्ट लोगों के साथ अगर धोखे में कहीं ये बात सामने आ गई कि विकास के अलावा अन्य जो 2-4 लोगों के जो एनकाउंटर हुए हैं उस पर अगर कहीं न्यायालय ने कोई सवाल उठा दिया तो इसमें कोई बड़ा सवाल नहीं है कि न्यायालय जो है पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई कर सकता है। यही एक डर है, यही एक हताशा है और हताशा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि जिस तरीके से आज इस कांड को लेकर न्यायालय में अपीलें हुई हैं, उनकी सुनवाई पर व्यवस्थाएं बन रही हैं, न्यायालय अपना जो है अपनी निगाह गड़ाए हुए है। तो डीजीपी साहब पुलिस का जो है जो आज जो मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं पुलिस का मनोबल नहीं गिरना चाहिए, लेकिन न्यायालय को स्वतंत्रता से काम करने देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी उसमें निष्पक्ष जांच में सहयोग करना चाहिए क्योंकि अपराधी का मारा जाना ठीक है, लेकिन वो अपराधी जो पुलिस के सामने सरेंडर हो चुका हो या उसके सहयोग में और कोई लोग ऐसे रहे हो जो सरेंडर हो चुके हो, उनके साथ अगर ऐसी कुछ बात हुई है तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है और न्यायालय के आदेश का इंतजार करना चाहिए। सतपाल जी जवाब दीजिए। हमें लग रहा है कि लोग कंफ्यूज हैं। इसमें से जो विषय है वो मौजूदा डीजीपी नहीं है, रिटायर्ड डीजीपी हैं जिनका ये बयान जिनका जो विषय आया है। नंबर 1 तो उसमें से ये विषय है। दूसरा, डीजीपी की 2 प्रकार की चिंता है उसमें से। एक चिंता ये है कि मुझे लग रहा है कि जो दुर्दांत अपराधी था उसका जो स्थिति थी अदालतों से उसके 60 मुकदमे धीरे धीरे करके थे और 60 में से अदालतों ने 30 से ज्यादा मुकदमे छोड़ दिए थे। अदालतों का वो स्पार्ड ऐसा हो गया था और उसने रास्ते में चर्चा भी किया था कि इसमें भी कुछ नहीं होगा, मैं इसमें से बाहर निकल आऊंगा। ये एक वीडियो उसका वायरल हुआ है, ये उस पर चर्चा जिसके माध्यम से हुई होगी वो विषय का आया है। जो पूर्व डीजीपी हैं उनका इसमें एक विषय केवल इतना है कि अगर इतना दुर्दांत अपराधी था जिसकी अभी ये बात कर रहे थे कि इंटर का वो विद्यार्थी था, वो शार्प शूटर था, उसके घर में 3 डेड बॉडी मिली थी मैसियो के। जो बहू जो पकड़ी गई है जिसका था वो 3 डेड बॉडी उसी घर में थी, उनके ही पिताजी ने उन्हीं ने मिलकर मारा था और वो उसके जिसका जो जिसको इंटर का विद्यार्थी कहते हैं वो शार्प शूटर था, उसने आज इससे पहले भी 3-4 लोगों को मारा था और इसलिए उसमें से जो विषय जो पुलिस के पहले भी उसके ऊपर केस थे मर्डर के,
तो इसलिए उसको ये चीजें, इंटर का पास है, विद्यार्थी है कि 60 साल का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि जो अपराधी थे, आज उसमें से दो प्रकार के लोग खड़े हो गए। एक तो योगी जी को घेरने के चक्कर में लोग उन अपराधियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, और ये सब जानने के बाद भी दुर्दांत अपराधी था, 61 साल का था, तो कहीं जाति के नाम पर लोग उसका समर्थन करने लगे। आज सुप्रीम कोर्ट में जो 5-6 लोगों ने किया है, उसमें उनका केवल कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने, अगर ये अदालत की यही स्थिति होती तो जिनकी अभी ये बात करे तो 21 पुलिस वाले मुकर गए, तो 21 पुलिस वाले मुकर गए तो उस अदालत ने किसको जुर्म दिया, उसमें सजा दिया? किसी ने तो संतोष शुक्ला को उसके अंदर मारा, थाने के अंदर मारा था। अगर अदालत में यही स्थिति थी तो सजा किसी को मिलना चाहिए था, लोग छूट कैसे गए उसमें? इसके मतलब संतोष शुक्ला किसी ने मर्डर नहीं किया, दिन का मर्डर, थाने के अंदर का मर्डर। अगर गवाह मुकर गया तो अदालत क्या अंधी थी क्या? अदालत को तो पता था कि संतोष शुक्ला मरे हैं। तो ये कहीं उनके मन में सस्पेंस है कि ये दुर्दांत अपराधी का इनकाउंटर हुआ है, और ये दबाव में, मीडिया के दबाव में, सोशल मीडिया के दबाव में, कुछ जातीय नेताओं के दबाव में ऐसा एटमॉस्फेयर न क्रिएट हो जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, 4-6 वकील उनको घेर लें और उसमें से कहने लगे। तो वो ये जो पुलिस वाले हैं जो आज दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, इन्हीं पर 4 केस लग जाएं, और यही लोग अपनी सफाई देते देते उसमें से परेशान हो जाएं, और आगे चल के अपराधी जैसे विकास दुबे हैं, ऐसे तमाम विकास दुबे पैदा हो जाएं और अपने हिसाब से उस काम को करते रहें। जो जिस बहू की जो बात कर रहे हैं, उस बहू ने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि इन्हें सबने किया है और हम सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं। उसने ही सब जगह फोन कर करके बताया, फोन भी गायब करने का प्रयास किया, सारी सब चीजें सेट करने की। उसी घर में 3 डेड बॉडी मिली थी, उसने ही फोन करके बुलाया था, अपने आदमी को ही बुलाया था, उसके पिता ने कहा उनको बुला लो, अपने ससुर को ही बुलाया था। तो इसलिए ये जो विषय है इसको, और राजनीति में जो दूसरे दल के लोग हैं, हम ये नहीं कहते कि वो चीज नहीं, उनको राजनीति करना चाहिए, लेकिन राजनीति को इतना घृणित नहीं बना देना चाहिए, इतना उसको जाति के बंधन में नहीं बांध देना चाहिए कि बदमाश अगर बदमाश है तो बदमाश की कोई जाति नहीं होती है। लेकिन जाति के नाम पर जो दुष्प्रचार हो रहा है, अगर जो लोग कहते हैं पकड़े गए होते तो अंसारी 150 कैसे उत्तर प्रदेश में जिनको जमानत मिल गई है, उनने कितने लोगों के राज उगल दिए। तो इसलिए हमारा जो मानना है कि वो जो 3 मुद्दे पर उनकी चिंता थी, वो उनकी वाजिब चिंता थी, और सुप्रीम कोर्ट को वो सारी ठीक से जांच करते हुए इतना हीनियस क्रिमिनल के खिलाफ, और उसके खिलाफ अगर कोर्ट ने पुलिस वालों के खिलाफ अगर एक केस करने की बात कह दी तो निश्चित रूप से पुलिस का मनोबल टूटेगा। ये उनका कहने का उद्देश्य था। पूर्व डीजीपी हैं, उन्होंने पुलिस में काम किया है, आज की सरकार से उनका कोई मतलब नहीं है, ना वो आज पुलिस के अधिकारी। मंदिर पे बोलिए। नागेंद्र जी बोलिए। जी, क्योंकि हमारे साथी बीजेपी के बड़ा सफाई से निकल जाते हैं, या तो आप ये स्वीकार करें कि हम न्यायालय पे भरोसा ही नहीं करते, तो जिसे लिया उसे ठोक। इसी कड़ी में आज शेखर जी, आपने स्वयं एक वीडियो फर्रुखाबाद से भी, वो अपराधी कह रहा है कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी दरोगा जी ने गिरा के उसके पैर में 2 गोलियां मारी। कहीं कहीं पे ये भी तो गलत है, ये भी तो मानवाधिकार का हनन है। जी शेखर जी, आवाज आ रही है? ये मानवा इतना नृशंस हो सकता है, गोली मारने के बाद उसके पैर के टुकड़े किए जाएं और इकट्ठे करके जलाने की कोशिश की जाए। ये इस मानवाधिकार के नाम पर ऐसे अपराधी के लिए जो है कोर्ट का और उसका अदालत का दरवाजा आप खोलने की बात करते हैं कि भाई कोर्ट उसको जमानत दे दे। भाई आप बोलते ये तो विषय है ना जी भाई, सजा का विषय का, फिर उसका क्या भरोसा? ये कौन कहता है कि वो नहीं भागा होगा? जो ऐसा आदमी है सब कुछ कर सकता है। जी एक चीज होता है शेखर जी, क्योंकि अपराधी विकास दुबे और अपराधी ये, जब आपने पकड़ लिया था तो उसको कोर्ट में हाजिर करना चाहिए था, आपने जबरदस्ती उसको 2 गोलियां मारी। आज मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, वो चैप्टर हो चुका है। हमारी चर्चा का विषय है जो पूर्व डीजीपी साहब उनका बयान है, और उसमें उन्होंने जो पुलिस के हताश होने का, पुलिस के मनोबल टूटने की जो बात की है, हम मुख्य रूप से चर्चा को वही रेखांकित कर रहे हैं
जी नहीं, बात की बात ठीक है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूं कि पुलिस को इतना निरंकुश भी न कर दिया जाए कि कभी कभी पुलिस निर्दोषों को भी अपराधी बना के ठोके। इस पर हो रहा है, केवल इस केस पर उनकी अपनी चिंता है। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए हैं केवल विकास दुबे के मैटर पे है, जनरल वो विषय नहीं है। ये विषय केवल बिकरू कांड से संबंधित है। आप जनरल उत्तर प्रदेश की पूरी पुलिस के बारे में, सबके बारे में, वो विषय दूसरा हो सकता है, लेकिन ये पॉइंट यही है, विषय पे बोला उन्होंने, इसी विषय पर बोला और पूरा जनरल नहीं बोला। डीजीपी साहब का जो बयान है वो इसलिए भी है कि विकास दुबे के जो 21 गुर्गो थे उस दिन घटना में शामिल, उसमें कई गुर्गे अभी फरार हैं, 1 दर्जन फरार हैं। ये 1 दर्जन फरार हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वो चूंकि सरकार जल्दी से जल्दी उन्हें पकड़े और जेल में भेजे, न्यायालय में पेश करे, क्योंकि वो आगे करेगी। उनकी चिंता है कि सुप्रीम कोर्ट कल को इस रिश्ते में कह दे कि भाई चलो ये गलत इनकाउंटर हुआ है, फलाना हुआ है, पुलिस वालों के खिलाफ FIR हो जाए। उनकी चिंता ये है, उनकी चिंता ये नहीं है कि वो उसमें से नहीं पकड़ेगा। शर्मा जी बोलिए। हाँ जी, नहीं, ये बात सही है कि जैसा कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता ने कि 15-16 साल का लड़का कई केस का अपराधी था, इतना बड़ा। 10-16 साल का नहीं, शादी अभी हुई थी। इंटर में 15-16 साल का था। जो इंटर में पढ़ रहा था वो 15-16 साल का ही होगा। गलत फेसबुक पे लोगों ने डाला है। वो इतना बड़ा अपराधी के पूरे रिकॉर्ड आपके पास आ गए, चलो ठीक है। आप जैसा कि पुलिस के कहना कि 7 शूटर थे, 3 मर्डर किए थे, ऐसा नहीं। अब पुलिस की बात है, इसीलिए तो जांच से डर रही है पुलिस इसीलिए तो जांच से डर रही है। और रही बात, न्यायालय पे भी प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। हालांकि हमारे समाज में हर व्यक्ति न्यायालय पे पूरा भरोसा करता है और न्यायालय पे हमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाने चाहिए कि 25 लोग तुम्हें साफ बचे पुलिस वाले, और न्यायालय क्या करता रहा। न्यायालय क्या कर रहे, न्यायालय बिना साक्ष्य, न्यायालय तो पुलिस तरह मौके पे थोड़ी जाता है, न्यायालय तो साक्ष्य के आधार पर निर्णय करता है। और जब साक्ष्य उसे नहीं पुलिस जुटा सकी तो न्यायालय तो वही निर्णय करेगा जो साक्ष्य मिलेंगे। तो अब न्यायालय पे अगर आरोप लगाया जाएगा, न्यायालय स्वविवेक का इस्तेमाल नहीं करेगा। जब आदमी का मर्डर हुआ है तो उसमें सजा तो किसी की होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन न्यायालय को साक्ष्य चाहिए नहीं चाहिए। नहीं, हम कहते हैं साक्ष्य नहीं, तो मरा है तो आप उसके बारे में जांच कराओ। हाँ, जांच करवाना चाहिए, जांच कराइए। आपने वो FIR को छोड़ दिया, लेकिन आदमी तो मरा है। बात पूरी कर लीजिए, फिर आप अपनी मेरी बात काट देना, कोई बात नहीं। तो आदमी साक्ष्य जब नहीं मिलेंगे तो क्या करें, सफेद पोस्ट और इन्हीं लोगों ने तो साक्ष्य बिठा दिए पुलिस वाले ने, कहीं किसी लोभ लालच में, किसी उसमें। तो जब साक्ष्य, तो न्यायालय पे हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए, जहां तक मेरा वो है भेजा। हालांकि आपका अधिकार है, किसी पे उंगली उठा सकते हैं, किसी पे कुछ भी कह सकते हैं, ये आपका अधिकार है। इस समय हम मानते हैं ये बात उठाई है, लेकिन उन्होंने उस पर आशंका व्यक्त की है। नहीं, उनने नहीं उठाई, जैसे आपने कहा कि वो उन्हें सजा नहीं दी। आप कहते हैं कि सब चीज न्यायालय से हो जाना चाहिए, तो मैंने संतोष शुक्ला का जब नाम लिया तो मैंने ये तो ये कहा है भाई संतोष शुक्ला मनदीप जी, आपने जो सोच बताई है कि न्यायालय अंधा है, इसी वजह से शायद उन लोग उस समय पुलिस पार्टी को यही समर्थन दिया हुआ था कि न्यायालय मत ले जाओ, जो मिले उसे ठोक दो। यही समर्थन दिया पुलिस पार्टी को, जिस वजह से आज इस घटना की ये उससे फांसी होनी चाहिए। लेकिन बोलेगी तो कहीं ना कहीं राजनीतिक से निचला पाएगा, उसे गलत राजनीतिक देखने को मिलेगा। न्यायालय में छोड़िए सर, इसके खिलाफ पुलिस वाले गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, तो आपने कैसे कर लिया कि उसने गोली नहीं चलाई होगी? आपको विश्वास कैसे हो गया भाई? जो इतना हीनियस ये कैसे मालूम आपको उसने गोली नहीं चलाई? ये आप कैसे प्रमाण दे सकते हो? 2 पुलिस वाले में इंजर्ड हैं भाई। इस देश में आतंकवादियों को भी हमको आप
आप उसको सरकार को मत लीजिए, ये रिटायर्ड डीजीपी का बयान है, रिटायर्ड डीजीपी का, ये सरकार का बयान नहीं है, न सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा। ये रिटायर्ड डीजीपी का इंडिविजुअल बयान है पुलिस के बारे में, इसमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, ये सरकार ने नहीं। शुभम जी, हाँ एक मिनट, बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बयान स्वतंत्र पूर्वक जारी किया गया होता तो ठीक है। बयान फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल मिश्र ने जारी किया है पुलिस के ग्रुप में, इसलिए सरकार से इसका संबंधित करना ही है ये भी नहीं कहा जा सकता। वो रिटायर्ड पुलिसकर्मी है, रिटायर्ड पुलिस के अफसर हैं, रिटायर्ड डीजीपी हैं, तो उस बयान को फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक द्वारा पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए था। और वो अधिकृत पुलिस का ग्रुप है जिसमें पुलिस की गतिविधियों की जानकारी दी जा सकती है। तो इसीलिए संदेह पैदा हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई विद्रोह की चिंगारी तो नहीं पैदा हो रही कि तमाम जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो पुलिस अधिकारी जो समय पुलिस में है, सेवा में है, उनसे कहीं जुड़े हुए हैं। ये शंका मुख्य रूप से जा रही है, क्योंकि वो बयान फेसबुक पे जारी हो सकता था, वो बयान ट्विटर पे जारी हो सकता था, लेकिन वो बयान फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक द्वारा अगर जारी किया जाता है, उनके पीआरओ द्वारा जारी किया जाता है, फर्रुखाबाद के अतिरिक्त अधिकृत ग्रुप में जारी किया जाता है, तभी वो खबर का विषय बनता है। हाँ शुभम बताइए क्या कह रहे हैं। शुभम बोलो भाई। मंदीप जी बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? मंदीप जी बोलिए। हाँ हेलो, मंदीप बोल पा रहे? मंदीप हेलो, हाँ बोलो तुम भी बोलो, जल्दी बोलो, टाइम हो रहा। डीजीपी साहब का बयान जो है हमारे अपने जिले के कप्तान साहब के पास आता है, डीजीपी साहब का बयान ऐसा नहीं है, हम इसको इस तरह से ही देख सकते हैं। साहब ने जारी नहीं किया है, वो पुलिस का एक पुलिसमैन डीजीपी स्तर का व्यक्ति और मौजूदा अपने ग्रुप की जो लोग जुड़े उनमें डाला है। कोई सरकार का बयान है, सरकार का बयान सचिव जारी करता है या पुलिस महानिरीक्षक, उनके द्वारा भेजा गया नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी उनका अपना हो सकता है। ये वाला भी अपना उसको सरकार का बयान है, पूर्व डीजीपी ने सरकार का बयान जारी करता है। तो क्या वो पूर्व डीजीपी साहब सरकार के अंदर पुलिस तंत्र के अंदर पुलिस को न्यायालय के खिलाफ नहीं खड़ा कर रही है? क्या उनका बयान पुलिस को नकारात्मक शक्ति नहीं देता? पुलिस का ग्रुप कोई वो पुलिस का जो ग्रुप है, जैसे आपका ग्रुप होता है ऐसे पुलिस का भी एक ग्रुप है अपना, तो उसमें कोई सरकार के किसी व्यक्ति ने थोड़ा उसमें सरकार तो एक सवाल का कैसे होता? मौजूदा डीजीपी जारी करते हैं उसको, अगर सरकार का बयान तो मौजूदा डीजीपी जारी करता है भाई, वो तो पुलिस का ग्रुप है। अब आपके राजस्थान में सरकार है तो वहां कोई आदमी अगर जारी कर देगा, मुख्यमंत्री के यहाँ भी लोग उन्हें क्या समस्या आ रही है, सरकार को वो पुलिस के जैसे विरोधी दल के लोग दबाव बना रहे हैं, वैसे हो सकता है उनकी भी अपनी आशंकाएं हो। आप सब जो जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, 3 प्रकार का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है। एक तो योगी जी के विरोध में तो ये साफ देखने को मिल रहा है कि सत्ता दल और जो है पुलिस को आगे न्यायालय के खिलाफ खड़ा हो रहा है। अरे भाई, न्यायालय की अभी बात कहाँ आई है? न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुनवाई है। हेलो ना बोलो, हेलो बोलो मंदी, बोलो जल्दी खत्म करो फिर। हाँ जी देखिए, हम स्पष्ट रूप से 2 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जो बात कही है, पहली बात तो ये है कि एक पुलिस के अधिकृत ग्रुप पर पूर्व डीजीपी का बयान किस हैसियत से आ गया, ये एक प्रश्न चिन्ह लगने वाली बात है। किस हैसियत से पूर्व डीजीपी का बयान, व्यक्तिगत बयान पुलिस को और माननीय अदालत को अपील करते हुए जारी हुआ, ये एक प्रश्न चिन्ह लगने वाली बात है। दूसरी बात, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथी बात करते हैं कि अदालत की बात करते हैं, माननीय अदालत की बात करते हैं कि वो अपने विवेक से उनको समझ लेना चाहिए कि मर्डर हुआ था संतोष शुक्ला का। हम
अदालतें आप उठा लीजिए, अदालत के रिकॉर्ड उठा लीजिए माननीय भारतीय जनता पार्टी के साथीगण, वो देख लें कि अदालत कभी भी विवेक के आधार पर निर्णय नहीं लेती, भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेती। साक्ष्य के अभाव में ही मुकदमे छूटते हैं, दोषी बरी होते हैं, आरोपी बरी हो जाते हैं। इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड बात है, इसमें कोई चर्चा या राजनीतिक बात नहीं है। भावनात्मक रूप से निर्णय नहीं लिया जा सकता अदालत में, विवेक के आधार नहीं लिया जा सकता। जब संबंधित मुकदमे में आरोपी के विरुद्ध पुलिस संबंधित आरोप नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।